अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट। क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो बात क्रिकेट पर ही होगी और क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट जिसकी रिस्पेक्ट करती है, द लीजेंड इंजमाम उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से उन्हें वेलकम करेंगे शो में और उनकी तरफ चलते हैं। उनसे जानना चाहेंगे बहुत सारी बातें दौरे इंग्लैंड पाकिस्तान टीम जो मौजूद है उसको भी लेके, लेकिन पहले बात कर लेते हैं उनके टेन्योर की, जब वो चीफ सेलेक्टर हुआ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुआ करते थे और उन्हीं की सेलेक्टेड की हुई टीम ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टाइटल जितवाया था। इंजमाम भाई, आपको वेलकम करेंगे। पहले अच्छी यादों से शुरू करते हैं, फिर तल्ख सवालात की तरफ चलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल पाकिस्तान ने उस टाइम जीता जब टीम को कहीं कोई रेट ही नहीं कर रहा था। आपको यकीन था कि ये टीम जो है वो बाउंस बैक करेगी और पाकिस्तान को वर्ल्ड टाइटल दिलवा देगी? नहीं शुएब, अगर बात की जाए तो बिल्कुल बड़ा मुश्किल था कि उस टाइम जिस टाइम हम चैंपियंस ट्रॉफी में इंटर हुए तो पाकिस्तान की पोजीशन 8वें नंबर पे थी रैंकिंग वाइज। तो बड़ा मुश्किल था कि जी आप ये सोचेंगे कि यहाँ से आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे। और अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के देखा जाए तो लड़के भी नए थे उस टाइम, कि नए लड़कों को चांस मिल रहा था। तो और इंग्लैंड जैसी अगर होम कंडीशन में भी खेल रहे होते तो फिर भी चांस था, लेकिन इंग्लैंड में खेल रहे थे, लेकिन लड़कों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि जिसकी वजह से जीते। हालांकि पहला मैच हम इंडिया से हार गए थे, उसके बाद है ना टीम बहुत डाउन हो गई थी, लेकिन मेरे ख्याल में लड़कों को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का ज़्यादा, कप्तान को जाता है, मिकी आर्थर को जाता है जो कोच था उस टाइम। इंजी भाई, जाहिर है हम लोग मीडिया वाले हों या साबिक क्रिकेटर्स हों वो तनकीद बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो बंदा फेस कर रहा होता है चीज़ों को उसको मतलब सही सिचुएशन पता होती है। तो ये जो चीफ सेलेक्टरशिप का आपका एरा रहा, कितना को प्रेशर आता था जब खिलाड़ियों की सिलेक्शन होनी होती होगी? बहुत सारी एक हमारे यहाँ कल्चर भी हो गया कि खिलाड़ी सिफारिशात बड़ी करवाते हैं, वो अलग बात है कि इंतजाम ने सिफारिश नहीं मानी होगी, लेकिन प्रेशर होता था क्या? नहीं, प्रेशर तो इस चीज़ का आता है कि जी आप सिलेक्शन आप जिस टाइम कर रहे होते हैं तो अगर 20 अच्छे लड़के हैं और आपने 14 सेलेक्ट करने या 15 सेलेक्ट करने, एक इसका भी बड़ा प्रेशर होता है। और दूसरी चीज़ कि जिस टाइम अगर आप हमारा 3-3.5 साल का जितना भी एरा था, अगर उसमें देखा जाए तो हमने बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका दिया जो अल्लाह के फजल से ग्रूम होके अब है ना खेल रहे हैं, अब भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जिस टाइम आप इतनी यंग टीम को खिलाते हैं ना, तो आपके ऊपर प्रेशर आता है कि जी बास टाइम आपका सिलेक्शन, आपका डिसीजन सही हो जाता है, बास टाइम नहीं सही होता। अच्छा इंजमाम भाई, क्या समझते हैं आपके साथ ज्यादती की गई साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से या मीडिया की जानिब से कि जब आप 3-3.5 साल चीफ सेलेक्टर रहे तो सबका ये कहना था कि आप जो है सिर्फ अपनी सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ आपकी चलती है, बाकी सारे सिलेक्टर्स जो हैं उनकी आप सुनते नहीं हैं? क्या इसमें सदाकत होती थी? देखिए, मैं इस चीज़ पे ना बहुत फर्म बिलीव करता हूँ कि जो भी काम किया जाए ना मशवरे से किया जाए। सबसे पहले तो ये कि जी हम पूरी सिलेक्शन कमेटी हमें ना बैठ के कोई डिसीजन करते थे कि जी ये वाली टीम होनी चाहिए। फिर मिकी और सरफराज भी हमारे साथ होते थे और हमारी पूरी सिलेक्शन कमेटी का ये बिलीव था कि सारों से मेन आदमी ना कप्तान है, कप्तान की बात ज़रूर सुननी चाहिए। तो अगर हम डिसीजन अपना चेंज भी कर लेते थे तो वो कप्तान की बात पे चेंज कर लेते थे। इंजमाम भाई, आपने मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल की क्रिकेट खेली, पूरी दुनिया में आपको कदर की निगाह से देखा जाता है। हम जो वर्ल्ड चैंपियन बने, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि आपका उसमें बहुत बड़ा किरदार था कि आपने सेमीफाइनल जितवा के पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया। फिर आप कोचिंग में आए, आपने अफगानिस्तान की कोचिंग की, पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट रहे। तो अब आप जैसा ऊंचे कद का खिलाड़ी जो उसको लीजेंड्स में शुमार किया जाता है, वो चीफ सेलेक्टर बन गया और पाकिस्तान टीम का हेड कोच वो शख्स था जिसने एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला हुआ था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, और मिक्की जो है वो आपसे आर्ग्यू भी बहुत ज़्यादा करते थे, तो आपको उस टाइम थोड़ा सा हर्ट फील होता था कि आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, मिक्की ने क्रिकेट नहीं खेली हुई, और वो आपसे आर्ग्यू करते हैं, जो आप चाहते हैं वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं? क्या ऐसा होता था? मिक्की, उसका ना कोचिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी था मिक्की आर्थर का। और वैसे मैं आपको सही बात बताऊं, कभी कभार ये फील भी होता था मुझे कि एक ऐसा आदमी मेरे से मुसलसल क्रिकेट की बहस कर रहा है जिसने नहीं खेली हुई, लेकिन उसका वैसे एक्सपीरियंस, कोचिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। अच्छा, मिकी जो बिल्कुल आपने सही कहा कि जी हमारे से ना आर्गूमेंट भी बहुत करता था कि जी सिलेक्शन पे थोड़ा सा उसको है ना, पाकिस्तान में जिस टाइम भी कोई बाहर का कोच आता है ना उसको अंडरस्टैंड करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में कि जी 2-1 साल उसको लगे थे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में,
लेकिन बाद में वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख गया था, उसको पता चल गया था कि यहाँ किस तरह काम करना चाहिए। लेकिन ये हुआ है कि प्लेयर्स को थोड़ी सी शुरू में ज़रूर परेशानी होती है कि जी वो प्लेयर्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, उसकी कंप्लेंट्स हमारे पास भी आती रही हैं। लेकिन वो भी मिकी का, मेरा मतलब है कि दोनों कल्चर्स का है ना वो था, डिफरेंस था, तो उसको जिस टाइम वो ख़त्म हुआ तो मेरे ख्याल में मिकी की सारों के साथ रिलेशनशिप प्लेयर्स के साथ भी बहुत अच्छी थी। अच्छा इंद्र भाई, जब वर्ल्ड कप था 2019 का, आप इंग्लैंड पे मौजूद थे और वहाँ पे जब अर्ली मैचेस थे पाकिस्तान के, तो उन मैचेस में आप प्रैक्टिस सेशंस के दौरान नेट पे जाते भी थे और लड़कों को बैटिंग का बताते थे कि यार ये गलती कर रहे हो, तुम ऐसे सही कर लो, तुम ऐसे सही कर लो, जो पाकिस्तान को बड़ा हेल्पफुल था। लेकिन फिर इंडिया के मैच से पहले हमारे पास जो इतलात हैं, हो सकता है वो गलत इतलात हों, आप उसको ज़रा दुरुस्त कर दीजिएगा, कि मिकी आर्थर ने आप तक पैगाम भिजवा दिया था कि आप नेट पे ना आएँ, आप जो है ना इंटरफेरेंस ना करें कोचिंग में, क्या ऐसा था? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये मेरे से अभी तक किसी ने सवाल किया नहीं था। मेरा भी दिल था कि मैं इस पे कभी बात करूं, इस चीज़ पे। वो मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा नेट पे जाता था ना, सो पहले मैं शुरू में जाके ना पीछे से देख के आ जाता था। सो अब जाहिर है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सारे लड़के जानते हैं। एक तो बैट्समैन मेरे पास खुद आके पूछते थे कि जी हमें बैटिंग की कोई चीज़ कर दे, तो मैं फिर भी है ना ग्रैंड फ्लावर से बात करता था कि जी कि अगर तुम परमिशन दोगे तो मैं किसी से बैटिंग की बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा, क्योंकि ये उसका डिपार्टमेंट है। तो मुझे शौक नहीं है कि जी मैं किसी के बीच में इस तरह इंटरफेयर करूं, और ना किसी को करना चाहिए, ठीक है। और 2-3 तस्वीरें मैंने वर्ल्ड कप में देखी कि जी मैं टीम के साथ बैठ के ना टॉक कर रहा हूँ, कि जी बातचीत कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा, मेरे से ना मिकी वाली चीज़ कहता था कि तुम है ना टीम के साथ बैठ के बात करो, टीम वाले तुम्हारी बात बहुत सुनते हैं, तो जिस चीज़ को तुम कहते हो तो है ना वो फ़ौरन उस पर अमल करते हैं। रही बात कि जी उन्होंने इंडिया के मैच से पहले मुझे कर दिया, तो मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया का मैच मेरे ख्याल में 15 या 16 तारीख को था, कोई इस तारीख को था। जिस दिन इंडिया का मैच था उससे एक दिन पहले जो बोर्ड ने मुझे दिन दिए थे कि जी मैंने टीम के साथ 20 दिन के लिए रहना है या 25 दिन के लिए रहना है, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो इंडिया के मैच से एक दिन पहले ना ख़त्म हो गए थे। तो मैं इंडिया का मैच भी ग्राउंड में देखने नहीं गया था कि जी मेरा टाइम है ना, जो बोर्ड से मेरी बात हुई थी तो उससे पहले ख़त्म हो गया था। लेकिन मेरे इंडिया के मैच के बाद भी मिकी से फ़ोन पे बात होती थी, सरफराज से भी होती थी। अच्छा ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये आपने जिस तरह कहा कि हमारे साथ भी कुछ शिकायत आती थी, तो बहुत सारे जो टीम से खबरें आती थी, इनसाइडर्स, मैं भी कुछ ब्रेक करता रहा हूँ, उसमें यह था कि मिकी आर्थर ने लाइकिंग डिसलाइकिंग की लिस्ट बनाई हुई थी। तो आप चीफ सेलेक्टर थे, आपको पता है कि ऐसी कोई लिस्ट थी? मतलब कुछ लोगों को वो फेवर दे जाते थे, कुछ लोगों को फेवर नहीं दे जाते थे। देखो, वे शोएब जियाली जो बात है ना कि जी लाइकिंग डिसलाइकिंग की, ये हर इंसान में है। ये मेरे में भी थी। मुझे मोहम्मद यूसुफ खेलता हुआ बहुत पसंद आता था, क्योंकि जी मेरा अगर होता तो मैं मोहम्मद यूसुफ को एक्स्ट्रा देता था। ये नहीं है कि जी किसी के साथ आप नाइंसाफ़ी करते हैं। लाइकिंग डिसलाइकिंग हर इंसान की है कि जी आपको कुछ चीज़ पसंद है, कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आती। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी उसको बाबर आजम बहुत अच्छा खेलता हुआ लगता था, क्योंकि जी बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, कि जिस तरह बाबर को शुरू में टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मेरा और मिकी का ये बिलीव था कि ये बड़ा अच्छा प्लेयर है तो हमें इसको मौका देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि ये लाइकिंग है, लाइकिंग भी हो सकती, लाइकिंग भी है, लेकिन हमें कुछ नज़र भी आ रहा था कि जी यार ये इस प्लेयर में, ये इस क्लास का प्लेयर है, ठीक है कि जी थोड़ा अर्सा नहीं परफॉर्मेंस दे सक रहा, लेकिन ये कि आगे चल के दे सकता है। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना, हर जगह होती है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत चलती है। हाँ, इस लाइकिंग डिसलाइकिंग के चक्कर में किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का हम लोग है ना ख्याल रखते थे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो। इंतज़ाम भाई, आपने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब आप चीफ सेलेक्टर थे, आपने कहा कि हम फिटनेस पे बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, और आपने करके भी दिखाया ऐसा। लेकिन यासिर शाह और इमाद वसीम के बारे में हमेशा यही इतलात आती रही कि वो अपना फिटनेस टेस्ट जो है पास नहीं कर पाते थे। एक के घुटनों का मसला, एक के वेट का मसला। अभी इंग्लैंड के टूर से भी एक तस्वीर आई जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि इमाद वसीम और यासिर शाह के बाहर निकले हुए पेट जो है वो, उस ज़माने में सरफराज के साथ भी ऐसे ही मामला था। तो ये जब आप चीफ सेलेक्टर थे, कैसे हो जाता था कि वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं भी करते थे तो टीम में आ जाते थे? नहीं, एक तो ये है कि अब अगर उनके पेट निकले हुए हैं तो शोएब मुझे
सवा महीना मुझे और मिक्की को छोड़े हुए हो गया, उसके बीच में कहीं निकल आए होंगे पेट। तो मैंने नहीं, इस चीज़ का तो नहीं मैं कह सकता। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ, वो ये है कि ये इन दोनों की फिटनेस है ना, यासिर की। एक तो यासिर हमारा टर्म कार्ड था, क्योंकि जिस तरह पिछले 5 साल से वो बॉलिंग की है उसने, तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो एक तो हमें उसको खिलाना हमारी मजबूरी भी था कि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देता था। तो उसके लिए वो टेस्ट में फेल भी हुआ है, लेकिन हमने क्या किया कि जी हमने 2 से 3 मौके ना ज़रूर रखते थे उसको, हर एक प्लेयर के लिए ना, कि अगर आप एक टेस्ट में फेल हो गए तो आप दोबारा हो जाएं। और मैं किसी और का नाम नहीं लूँगा, ये यासिर के साथ नहीं हुआ, कुछ और भी सीनियर लड़कों के साथ हुआ है कि जी वो फर्स्ट टेस्ट में फेल हो गए तो हमने उसको दोबारा मौका दिया है। वो सेकंड टेस्ट में भी फेल हुए तो फिर थर्ड टेस्ट में जाके पास हुए, पास उनको करना पड़ा है। और इमाद वसीम को हमने वर्ल्ड कप में जिस टाइम भेजा था कि उसने फिटनेस टेस्ट नहीं पास किया था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारी डॉक्टर से बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि जो इसकी नी की कंडीशन है, ये इसका फिटनेस लेवल इतना नहीं आ सकता, ये हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन मेडिकल रीज़न की वजह से ना इसका फिटनेस लेवल इतना नहीं आ सकता, जिस पे हमने सेलेक्ट किया था। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस टाइम बताया भी था। इंदी भाई, आपको उमर अकमल की वजह से थोड़ा सा इशू हुआ था, अगर आपको मैं रिकॉल करवाऊं कि आपने उनको यहाँ से भिजवा दिया, मिकी वहाँ खुश नहीं थे, लेकिन उमर आपको वहाँ से फ़ोन करके कहते थे नहीं नहीं मुझे एक चांस दिलवा दें, मैं फिटनेस टेस्ट पास कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा। वो तरह कहानी को दोहराइएगा जब उमर अकमल को फिर वापस भी भेज दिया गया था। उमर अकमल का ना, हमने एकेडमी में टेस्ट लिया, फिटनेस का टेस्ट लिया। उमर अकमल ने फिटनेस का टेस्ट, हमारा उस टाइम 17.1 था, इसने मेरे ख्याल में 18.3 कर दिया। और बिल्कुल, और मैं और हमारा एकेडमी का एक ट्रेनर साथ था, तो उसने कहा कि जी मैं और भी कर सकता था, लेकिन मैं इंग्लैंड जाके बेहतर करूँगा। तो ये इंग्लैंड चला गया कि जी उसके कोई 20-25 दिन के बाद मैंने कहा जी ट्रेनिंग करते रहो, क्योंकि जी ये प्रैक्टिस गए रास्ते आता रहा। ये टेस्ट में वहाँ जाके इंग्लैंड फेल हो गया, तो मिक्की का फ़ोन आया क्योंकि ये तो फेल हो गया। मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा उमर तुमने क्या किया कि जी तुमने बाद में कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं किया। उसने कहा कि जी भाई हुआ मेरे साथ ये कि मेरी वाइफ की तबीयत सही नहीं थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रही है बड़े अरसे, ठीक है, तो कोई और लुक आफ्टर करने वाला नहीं था, मैं लुक आफ्टर उसको करता रहा हूँ, तो मैं इस वजह से ट्रेनिंग नहीं करता रहा। हालांकि ये बैटिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए आता रहा है। तो मैं उनसे पूछता था कि मैंने कहा जी उमर अकमल आया है, तो उसने कहा कि जी आया है। अच्छा ठीक है, जब उमर अकमल की भी बात कर लेते हैं, अकमल ब्रदर्स की बात हो रही है। इंदी भाई क्या वजह थी, वो 1000 रन बना के भी टीम में नहीं आ रहा था, वो T20 में भी परफॉर्म करके टीम में नहीं आ रहा था, तो कामरान का ये कहना है कि ज्यादती की जाती रही उनसे। देखिए मैं आपको बिल्कुल, ये साफ सी बात है, ये मेरा नहीं समझ आती कि लोग इस चीज़ को क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि कामरान अकमल बहुत अच्छा प्लेयर है, क्योंकि जी इसको पहले भी टीम में, जैसे मैं कप्तान था तो मैं ही लेके आया था इसको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जी आपने विकेट कीपिंग करनी है, हमारा कप्तान विकेट कीपर है, मैं इसको टेस्ट मैच खिलाऊं, कप्तान को बाहर बिठा के खिलाऊं, मैं इसको T20 खिलाऊं, सरफराज को बाहर बिठा दूं। सो वो मेरा ये ख्याल था कि जी मुझे तो इस चीज़ पे रहा भी सही, मैं तो ये समझता था कि सरफराज हमारा बहुत लंबे अरसे के लिए कप्तान है, क्योंकि जी इसको लंबी कप्तानी करेगा, जो उसकी एज थी, जिस तरह वो खेल रहा था। कामरान अकमल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसका ऐसा पीरियड था कि अनफॉर्चुनेटली वो टीम में नहीं जा सकता था, उसकी टाई कप्तान के साथ थी, मुश्किल थी। आमिर जो है, मोहम्मद आमिर, उन्होंने कहा कि मैं जब वापस आया मुझे मुसलसल खिलाया गया, जिस वजह से मेरी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट कर गई थी, इस वजह से मैंने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा ताकि मैं अपना करियर प्रलॉन्ग करूं। उनका ये कहना है कि मैंने कई मरतबा मैनेजमेंट को कहा, सिलेक्शन कमेटी को कहा कि मुझे आराम दे दें, लेकिन मुझे आराम नहीं दिया जाता था। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मुझे भेज दिया गया, तो इस वजह से मैंने अपना टेस्ट क्रिकेट जो है छोड़ने का फैसला किया। किसी भी प्लेयर ने, कोई कंप्लेंट करता है कि जी हमें ज़्यादा क्रिकेट मिल रही है, कोई कह रहा है कि हमें थोड़ी क्रिकेट मिल रही है, इन किसी भी प्लेयर से ये कह देना कि जी ठीक है कि तुम्हें ज़्यादा क्रिकेट मिल रही है,
एक अपना लीग का टूर्नामेंट छोड़ दो, उनसे कहोगे कि जी उसको हमने आमिर को, अगर मुझे नहीं पता कि जी आमिर ने मेरे से आके बात की है या नहीं की, लेकिन अगर आमिर से ये कहते कि तुम्हारे पे इतना ज़्यादा टेस्ट मैचेस का प्रेशर आ गया था, तुम काउंटी क्रिकेट जाके ना खेलते। पहली जो उनकी प्रायोरिटी है ना हर प्लेयर की, वो पाकिस्तान टीम होना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि जी मोहम्मद आमिर ने कितने टेस्ट मैच खेलने हैं और कितने वनडे खेलने हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी इतने टेस्ट मैच और वनडे किसी ने खेलने हैं अभी कि जी उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाए, या उसको कहे कि जी अभी मैं ये टेस्ट मैच छोड़ रहा हूँ। जुनैद खान वो आपकी सिलेक्शन से मुतमईन नहीं थे और एहतजाजन उन्होंने अपने मुंह पे टेप लगा ली थी, वो क्या वजह थी कि आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया और फिर वो टेप लगाना, उससे एम्बेरसमेंट नहीं हुई? ये देखो, हर एक आदमी है ना, एक तो मैं सारों को मुतमईन नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल साफ सी बात कह रहा हूँ, क्योंकि जी मैं एक तो सारों को मुतमईन नहीं कर सकता। हर एक प्लेयर और समझना भी चाहिए कि जी मुझे पाकिस्तान खेलना चाहिए, मैं पाकिस्तान के लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये वाली चीज़ मुश्किल है कि जी मैं सारों को सिलेक्ट करूँ या सारों को मुतमईन करूँ। तो मुझे तो साल 1.5 साल हो गए, तो जुनैद को क्या दूसरी सिलेक्शन टीम ने जो अब आई थी उन्होंने बुलाया है, उन्होंने खिला रहे हैं उसको। तो बास टाइम है ना, आप अंडरस्टैंड नहीं करते किसी चीज़ को, तो आप इस तरह की चीज़ करते हैं जो आपको। मैंने जुनैद को पहले भी 1 से 2 दफ़ा है ना इस चीज़ का कहा था कि जी उसने पहले स्टेटमेंट दी थी कि जी मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, तो मैंने उसको अपने पास बुला के कहा था, मैंने कहा आपकी इस स्टेटमेंट पे ना मैं एक्शन भी ले सकता हूँ, बोर्ड भी एक्शन ले सकता है, तो मैंने कहा कि ये आपके कैरियर के लिए अच्छा नहीं होगा। सो आप मुसलसल जिस टाइम ये वाली चीज़ें करते रहते हैं तो फिर कहीं एक जगह आपको आके ना उसकी कीमत अदा करनी पड़ जाती है। अब आपने किया है, अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि जी मैं तो साल 1.5 साल हो गया कि जी वर्ल्ड कप के बाद से मैं तो सिलेक्शन नहीं कर रहा। अच्छा इंद्र भाई, जब आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया एज चीफ सेलेक्टर तो बहुत ज़्यादा आपकी सैलरी को लेकर बातें होने लग गई थी, लेकिन अब तो चीफ सेलेक्टर की सैलरी 30 लाख से ज़्यादा है। अब जो पाकिस्तान टीम के बाकी ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप ट्रेंड सेटर बन गए ज़्यादा तनख्वाह वाला, या आपको कम तनख्वाह दी गई? जिस तरह आप बता रहे हो उस हिसाब से तो फिर मुझे कम तनख्वाह दी गई है, तो मैं बोर्ड से कहता हूँ कि भाई मुझे तो आपने कम तनख्वाह दी और दो मेरी तो तनख्वाह। देखिए मैं देखिए आप है ना, ये तनख्वाह का कि जी 5 ले रहा है, 10 ले रहा है, 15 ले रहा है, बात जाली नहीं है इस चीज़ की। हम शोर इस चीज़ पे करते हैं कि जी मिसबा इस टाइम ज़्यादा पैसे ले रहा है, या वकार ज़्यादा पैसे ले रहा है, या कोई ज़्यादा पैसे ले रहा है। आपको काम देखना चाहिए कि जिस काम के आप पैसे ले रहे हैं आप वाला काम सही कर रहे हैं, तो पैसों की बात नहीं है। आप जिस काम के लिए ना, तो आपको वाला काम सही करना चाहिए। अगर आप अपना काम सही कर रहे हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं है कि जी पैसे उसके लिए, लेकिन अगर आप काम ना सही कर रहे हो तो मेरे ख्याल में सैलरी को डिस्कस करने की बजाय उसके काम पे मेरे ख्याल में ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, तो वो ज़्यादा मुनासिब है। कि मेरी जितनी भी सैलरी थी चलो वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे काम को देखना चाहिए था कि जी इंजमाम ने काम सही किया या नहीं किया। काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, सैलरी कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि इंजमाम अगर 2-4 लाख रुपए ज़्यादा भी ले गया तो उससे कोई ऐसी बात नहीं है। इंद्र भाई, मुतमईन है आप इस वाले नए सिस्टम से कि जिसमें चीफ सिलेक्टर ही हेड कोच है और फिर सिलेक्शन कमेटी में रीजन्स के कोचेज जो हैं वो सिलेक्टर की सूरत में आते हैं? और अब जो मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि इन खबरों पे मैं काम करता रहता हूँ कि अब हमारे जो चीफ सिलेक्टर हैं वो सिलेक्टर से कई हफ्ते बात नहीं करते, बस कह देते हैं अपनी टीम बना दो, फिर उस टीम में से एक टीम को खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप मुतमईन है कि एक ही बंदे को चीफ सिलेक्टर बना देना, उसी को हेड कोच बना देना, इसमें फिर कौन जवाबदेह कौन होगा? ये तो बड़ा पेचीदा कर दिया मामला। ये बोर्ड के डिसीजन से ना मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ से कि दोनों जॉब एक ही आदमी को दे दी जाए। वो इसलिए कि ये दोनों जॉब है ना फुल टाइम जॉब है। जिस तरह अब अगर पाकिस्तान में ये तो अभी ये इसकी वजह से, ये कोरोना की वजह से कि जी कोई सीज़न क्रिकेट ऑफ है, ये सारी चीज़ें हैं। जिस तरह आप 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो आप है ना मैचेस ही नहीं देख सकते, प्लेयर्स को खेलते भी नहीं देख सकते, तो ये सही नहीं है। क्योंकि जी चीफ सेलेक्टर की पूरी एक जॉब है और कोचिंग की एक पूरी जॉब है। और दूसरी चीज़ ये कि कोच पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक चीज़ का कि जी अपनी कोचिंग का, सिलेक्टर का अलहदा प्रेशर है।
दोनों प्रेशर आपने एक आदमी को दे दो ना, तो ये जिस आदमी को भी दोगे ना उसके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो इन्होंने रीजन के कोचेस को सिलेक्टर्स बनाया है, देखो रीजन के कोचेस से आपके जो उनसे सिलेक्टर्स जाके ना, जिस तरह हमारे सिलेक्टर थे, हम रीजन के कोचेस से जाके बात करते थे कि जी आपका कौन सा अच्छा प्लेयर है, किसका टेम्परामेंट क्या है, यहाँ तक बात सही है। लेकिन मसला ये है कि जी आप देखें फिर तीसरी नज़र, ये ना देखें कि जी मैं इस टीम का कोच हूँ तो मेरी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग है, जो आपने अभी पहले बात की थी जी जी। वो, तो आप उनसे जाके बातचीत ज़रूर करेंगे कि जी कौन सा प्लेयर अच्छा है, लेकिन एक तीसरी निगाह होनी चाहिए जो फिर फाइनलाइज करे कि जी ये वाली चीज़ है कि जी सिलेक्टर्स जाके ग्राउंड में मैच देखें। आप फर्स्ट क्लास देख ही नहीं सकते क्योंकि आपकी पाकिस्तान टीम के साथ इतनी कमिटमेंट है, तो आप कहाँ देखोगे उन्हें लाइव खेलते हुए। सो मेरे ख्याल में बोर्ड को इस चीज़ पे सोचना भी चाहिए। इससे एक तो मिसबा का प्रेशर भी ज़रा कम हो जाएगा और सिलेक्शन का लेवल भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा कि आपके पास है ना जो राय है ना सिलेक्शन की, वो बेहतर आनी शुरू हो जाएगी। इस चीज़ पे मेरे ख्याल में बोर्ड को है ना गौर करना चाहिए। इंदी भाई, पाकिस्तान टीम है, कोई क्लब की टीम तो नहीं है कि हम ये बातें करें कि टीम में जाके सीख लेंगे। जब मिसबाह-उल हक को हेड कोच बनाया गया तब उन्होंने कहा कि मैं अब बना हूँ, मेरे लिए नया टास्क है, मैं सीखूंगा। अब यूनुस खान को बैटिंग कोच जब इन्होंने क्रिकेट बोर्ड ने इंडक्ट किया तो यूनुस खान ने भी यही कहा कि मेरे लिए नया टास्क है, मैं आऊँगा, मैं सीखूँगा। कोचिंग तो सिखाने का अमल है, चीज़ों को हैंडल करने का अमल है। तो जिनको एक्सपीरियंस नहीं, उनको लाना, किसी भी लेवल का एक्सपीरियंस ना हो और उनको लाके ये बात करवाना कि मैं सीखूंगा साथ साथ, ये क्या है? पाकिस्तान टीम है या प्रैक्टिस जो है वो तख्ता बना दिया इसको? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, ये एक बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये बिल्कुल आप, मेरा मतलब है आपको इसलिए लेके आए हुए कि आप लड़कों को गाइड करें, लड़कों की गलतियों को दूर करें। अगर आप ये कह दोगे कि जी मैं सीखने के लिए आ रहा हूँ या मैं सीख रहा हूँ, शायद वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान ज़िंदगी में सारे टाइम सीखता रहता है, वो इस नज़र से शायद कह रहे हों। लेकिन बेहतरीन शेप जो इसका तरीका है ना, वो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी ये रीजन की टीम में है ना, हम है ना जो अपने जो ये बड़े प्लेयर हैं, देखो बोर्ड ने ये वाला काम तो मैं कहूँगा कि जिस तरह यूनुस को लेके आए हैं, या अब देखना हमारा जो उनसे कोचिंग स्टाफ है, वकार है, मिसबा है, मुश्ताक है, बड़ा एक्सपीरियंस कोचिंग स्टाफ है, तो ये अच्छी चीज़ है कि जी ये आए हैं। लेकिन और बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाए कि हमारे जो स्टाफ के लोग इंटरनेशनल टीम में आए, वो हमारे अगर है ना रीजन को भी कोचिस करें ना, यहाँ से हम सेलेक्ट करें उनकी परफॉर्मेंस देख के। एक तो उनको पास ये कहने का मौका नहीं होगा कि जी अब हम आके ना अब सीखेंगे, तो जो प्रोसीजर है ना कोचिंग का सीखने का, तो वो रीजन में सीख लेंगे। और यहाँ आएंगे ना जिस टाइम, तो हमारे दूसरे जो कोचेज़ है ना, उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा कि जी अगर हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी, हम अच्छी कोचिंग करेंगे, हम लड़कों के साथ हार्ड वर्क करेंगे, तो हमें भी आगे चांस मिलेगा। तो इससे हमारी फर्स्ट क्लास की क्रिकेट का लेवल भी बहुत बेहतर हो जाएगा। और आपको जो ये स्टेटमेंट आप बता रहे हैं ना कि जी मिसबा ने कहा कि जी मैं सीखूंगा, ये बोर्ड की भी स्टेटमेंट थी कि वो पीएसएल में उसको इसलिए इजाज़त दी है कि जी वो वहाँ जाके कोचिंग को सीखेगा। सो आपको ये वाली स्टेटमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि, लेकिन इंदी भाई ये बताइएगा, फास्ट बॉलिंग का कोच, स्पिन बॉलिंग का कोच, बैटिंग कोच, फिर शाहिद असलम भी वहाँ नॉकिंग करवाते हैं जाके, फिर आपका हेड कोच, 14 रुकनी टीम। और अगर हम इसको एक तो कि 14 रुकनी टीम को किस तरह देख रहे हैं, और फिर दूसरी तरीके से अगर हम देखें कि सारे बैटिंग कोच पाकिस्तान का लीजेंड बैट्समैन, बॉलिंग कोच पाकिस्तान का बड़ा नाम, स्पिन बॉलिंग कोच पाकिस्तान का बड़ा नाम, हेड कोच पाकिस्तान का बड़ा नाम, सारे बड़े नाम लगाए। और फील्डर जो है वो बिल्कुल इंतहाई, फील्डिंग कोच बड़ी अहम पोस्ट होती है, उसमें आपने इंतहाई लोकल सा लड़का लगा दिया, अब्दुल मजीद। तो क्या समझते हैं, एक तो इतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट और फिर बड़ी टीम मैनेजमेंट, सारे सुपरस्टार, बीच में एक दो लोग ऐसे ही रख लिए। तो शुएब, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की, मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि पाकिस्तान की फील्डिंग कभी कमज़ोर रही है। रही तो है। स्टीव रिक्सन का, मैं अभी आऊँगा उन सवालात की तरफ। तो आप तो असल में ये हम जो ये मजीद है ना, ये वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट तो इतनी नहीं खेला हुआ, लेकिन इसकी जो कोच ये फील्डिंग की ड्रिल्स वगैरह है मैंने देखी है, ये मेरे साथ खेलता रहा है अंडर 14 अंडर 16 में।
तो इसकी जो सी फील्डिंग की ड्रिल्स है, जिस तरह ये लड़कों के साथ मेहनत करता है, तो ये अच्छा है वैसे तो। लेकिन जहाँ और अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये अभी आपने जो 4 प्लेयर्स के नाम लिए ना, कि वकार का, मिसबा का, यूनुस का, मुश्ताक का, ये चारों बड़े प्लेयर हैं। और वकार, यूनुस तो पाकिस्तान के मेरे ख्याल में चंद प्लेयर्स हैं, उनमें से एक है। तो ये यूनुस भी इसी तरह है, ये भी है। अच्छा, ये इन सारों की अपनी एक सोच है। इनको भी आपस में ना बैठ के ना क्योंकि अपनी सोच को ख़त्म करके दूसरे की सोच को मानना ना, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है। तो जिस टाइम सारे कोचेज इतने स्ट्रांग हो ना कि जी वो सारे ग्रेट प्लेयर्स हों, तो बास टाइम जिस टाइम उनकी कोई एक बात नज़रअंदाज होती है या दूसरी दफ़ा नज़रअंदाज होती है ना, तो ये इफेक्ट डालती है। तो इनको भी है ना बहुत मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। तीखे सवालात के मीठे जवाबात आप इंतज़ामुल हक से सुन रहे हैं। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इंडी द लीजेंड हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। इंतज़ामुल हक से बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से ये टूटा था। अच्छा इंदी भाई, मिसबाह-उल हक बतौर हेड कोच, एक उनका मुश्किल टूर था ऑस्ट्रेलिया का, नताइज सबके सामने है। अब दूसरा मुश्किल टूर इंग्लैंड है, अल्लाह करे यहाँ पे नताइज अच्छे हों, लेकिन जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि कोई अच्छी उम्मीद नहीं है पाकिस्तान की। क्या समझते हैं मिसबाह, अल्लाह करे कि इस टूर पे कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर नताइज मनफी आए तो क्या मिसबाह को एक ओहदा छोड़ देना चाहिए, चीफ सेलेक्टर या हेड कोच? देखिए, मैं इस चीज़ पे नहीं कह रहा कि जी आप है ना डिसीजन है ना नताइज पे ना करें, क्योंकि जी आप है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जी मिसबाह अगर हार गया तो उसको ओहदा छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर आप इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीत के आए, हम क्यों सोचेंगे कि जी हार के आएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीत के आए, जीत के भी आए ना, तो मिसबाह को एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। मेरी राय ये है, क्योंकि जी हम नहीं सोचते कि जी पाकिस्तान टीम को हारना चाहिए। पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह जीत के आए, ये मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी कोचिंग के लिए, आपके लिए बेहतर होगा कि आप ज्यादा फोकस होके ना आप है ना कोचिंग कर सकेंगे। आपके ऊपर लेस प्रेशर होगा जो इस टाइम आप फेस कर रहे हैं। अच्छा इंतज़ाम भाई, गोरे कोचेज़ की बात कर लेते हैं, गैर मुल्की कोचेज़ की बात कर लेते हैं। स्टीव रिक्सन यहाँ से गए, पाकिस्तान के खिलाफ बोला। ग्रांट फ्लावर यहाँ से गए, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि यूनुस खान ने उनकी गर्दन पे चाकू रखा। मिकी आर्थर भी गए तो यहाँ पे कभी सिलेक्शन को लेके और कभी बाकी चीज़ों पे वो जो है आहिस्ता आहिस्ता लब कुशाई कर रहे हैं। क्या ये गैर मुल्की कोचेज़ पाकिस्तान में सिर्फ पैसा कमाने आते हैं कि जब आते हैं, क्योंकि उनका तो मुल्क से सिंपथीज़ वाला मामला तो होता ही नहीं है ना, उनकी तो जॉब होती है प्रोफेशनल, और जब चले जाते हैं तो जाके पाकिस्तान पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह उसने ग्रैंड फ्लावर ने यूनुस का कहा था कि जो उसने छुरी रख दी थी, कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया टूर पे छुरी रखी थी, उसके बाद भी तू 1.5 साल पाकिस्तान की कोचिंग करता रहा, 1.5 साल अब ख़त्म हो गए, तूने बोर्ड में उस टाइम कंप्लेंट क्यों नहीं की? अगर आपको कोई शिकायत थी किसी प्लेयर से, आप कंप्लेंट करते ताकि बोर्ड कोई बेहतर इकदाम उठाता, कोई चीज़ें गलत चीज़ें थी वो सही करने की कोशिश करता। आप 3 साल के बाद जाके इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। और मिकी ने अगर पाकिस्तान टीम के मुतालिक कोई ऐसी बात कही है तो मुझे बिल्कुल अफसोस होगा सुन के, क्योंकि पाकिस्तान बोर्ड ने, जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, जितने भी हमारे बाहर से फॉरेनर कोचेज़ आए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया है। अच्छा इंतज़ाम भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ज़्यादा पावरफुल थे या मिकी आर्थर ज़्यादा पावरफुल थे? मैंने मोहम्मद हफीज़ का इंटरव्यू किया तो हफीज़ ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी की मिकी आर्थर नहीं सुनते थे, वो जिसको चाहते थे वो टीम में ले आते थे और अपनी मर्जी चलाते थे। तो क्या इसमें सदाकत है? अगर लोगों को मेरे मुतल्लिक लोग जानते हैं तो उनको पता है कि जी कोई सुनते थे या नहीं सुनते थे। लेकिन है ना, बाज़ लोग है ना कुछ चीज़ों का ना मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि जी हफीज़ कह सकता है कि अगर मैं किसी की सुन लेता तो शायद ये ना खेलते। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि जी कोच और कप्तान का रोल है ना बहुत अहम होता है, सिलेक्शन कमेटी का भी अहम है, लेकिन असल में मैं ये समझता हूँ सारों से अहम रोल है ना कप्तान का होता है, फिर कोच है, फिर सिलेक्शन टीम आती है। क्योंकि जी मैंने टीम सेलेक्ट करके दे देनी है, जिस तरह एक टीम सेलेक्ट होकर इंग्लैंड चली गई, अब 3 महीने उन्होंने वहाँ कप्तान और कोच के साथ गुजारने हैं, तो ये बड़े इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो आपको इनकी जो राय है ना, इनको ज़रूर अहमियत देनी चाहिए। आपने कहा कि अगर मैं सुन लेता तो हफीज़ ना खेल रहे होते,
यानी कि कोई आपको कह रहा था कि हफीज़ को टीम में शामिल ना करें? नहीं देखो, असल में बात ये कि बाद से हमारे पास ये सजेशन आती थी कि जी इसको नहीं होना चाहिए या इसको नहीं होना चाहिए, सो हमें ना उसको नज़रअंदाज कर देते थे कि जी ठीक है। लेकिन हम जिस टाइम अपनी सिलेक्शन हम बैठते थे 4 लोग, तो 4 लोग बैठ के फिर डिसाइड करते थे कि नहीं ये वाली बात मान लेनी चाहिए, इसको उनसे कह देना कि चाहिए कि नहीं ये इसको इसी तरह कर लें। कहने वाले ये कहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे साबिक क्रिकेटर्स हों, कि आपकी सिलेक्शन कमेटी जब आप चीफ सिलेक्टर थे तो आपका फोकस जो है ना वो इमामुल हक को टीम में शामिल करवाना होता था, बाकी आप फिर उनकी मान लेते थे, अपनी सिर्फ आप एक मनवाते थे। क्या इसमें सदाकत है? इमाम का जहाँ तक ये है, मेरे ऊपर प्रेशर था इस चीज़ का कि मैंने जिस टाइम इमाम को खिलाया, तो मैं आपको बिल्कुल साफ सी बात बता रहा हूँ, मैंने उसको बताया कि मैंने कहा भाई मैं सिलेक्टर हूँ, और बोर्ड को मैंने बताया था, मैंने कहा कि जी मैं ज़्यादती भी नहीं करूँगा और फेवर भी नहीं दूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि जी उसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप परफॉर्मेंस तो उठा के देखिए कि जी लोग तो परफॉर्मेंस देख नहीं रहे कि जो पिछले 40 वनडे हैं जिसमें वो खेला है, तो उसके तो मेरे ख्याल में सारों से ज़्यादा उसने पिछले 40 वनडों में स्कोर किया है। तेज तरीन सेंचुरियां करने वाला है पहले 40 वनडों में, क्योंकि जी उसने 7 से 8 100 कर रखे हैं। तो मेरी नहीं समझ आ रहा कि ये वाला लोग सवाल क्यों कर रहे हैं इस चीज़ का। तो उसको ये ना मेरे साथ रिलेट ना करें, उसको पाकिस्तान का प्लेयर देखे। तो उसको मैंने तो अपने वक्त में 18 से 20 नए लड़कों को मौका दिया। जब इमाम को लोग पर्ची कहते हैं तो अफसोस तो होता होगा ना कि एक लड़का आपने खुद कहा कि परफॉर्म करके टीम में आया और आके भी परफॉर्म किया उसने, ऐसा नहीं कि आके वो जो है वो 20-25 रन बना के या 10-12 रन बना के आउट होता रहा, सेंचुरीज स्कोर करता रहा, फिर उसके साथ पर्ची का टैग लगा देना काबिल अफसोस तो है ना। जाहिर बात है कि जी मेरे लिए भी अफसोस वाली बात है, लेकिन देखो मैं बाहर बैठा हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं 18-20 साल पाकिस्तान के लिए खेला, मेरी एक उम्र हो गई, तो मुझे इस चीज़ पे भी अफसोस होता है। लेकिन इस चीज़ का प्रेशर है ना उस पे प्लेयर पे आता है। किसी कोई भी नया टीम में लड़का आ रहा हो, अगर आप उसके मुतालिक इस तरह की चीज़ कहेंगे तो वो ज़ाहिरी बात है कि जी उसको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल में ड्रॉबैक है कि जी जिस टाइम भी कोई इस तरह का प्लेयर आएगा तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में ये वाला एलिगेशन लग जाएगा। इमाम भाई, बतौर ऑफिशियल आप दूसरी इनिंग क्या खेलना पसंद करेंगे? एज अ हेड कोच, एज अ चीफ सिलेक्टर, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और किसी बड़े ओहदे पे आना चाहेंगे? मेरे ख्याल में अगर अब मुझे कोई अगर मौका दिया जाएगा तो मैं कोचिंग को ज़रा देखने की कोशिश करूँगा। वैसे अभी मेरा कोई इरादा नहीं है कि जी लोग ये समझेंगे कि जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोचिंग, वैसे बता रहा हूँ। आप खुद डिपार्टमेंट से खेलते रहे, पाकिस्तान को क्रिकेट को तरक्की की राहों पे डिपार्टमेंट क्रिकेट लेकर गई, अब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी गई। वो लड़के जिनकी सलमान बट कहते हैं मेरी 5 लाख तनख्वाह थी, अब उनको 50,000 पिछले सीजन में मिलता रहा, या दूसरे तीसरे लड़के हैं कम अज़ कम भी 2-2.5 लाख तनख्वाह लेते थे डिपार्टमेंट से, और अब जो है वो 50,000 60,000 उनको दिए जा रहे हैं। समझते हैं कि ये गलत फैसला हुआ है, डिपार्टमेंट क्रिकेट रिवाइव होनी चाहिए? अगर आप समझते हैं कि रिवाइव होनी चाहिए तो इमरान खान से अपील करेंगे, क्योंकि आपके कप्तान भी हैं, आपकी सुनेंगे भी। अगर आप आज के दौर में आप जिस टाइम अपनी क्रिकेट में पैसे नहीं लेके आएंगे और उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी अगर आप उसमें पैसा नहीं डालोगे। तो पहली बात तो ये कि जी अगर कोई ये समझ रहा है कि जी 4 लड़कों को 1.5 लाख रुपया दे के या 6 लड़कों को 1.5 लाख रुपया दे के टीम बेहतर हो जाएगी, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि जी बोर्ड को इस तरह करना भी चाहिए कि जी हमारे लड़कों को जो वो पहले अर्न कर रहे थे डिपार्टमेंट के थ्रू, उससे बेहतर उस पर लेके जाना चाहिए। अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर देखना है, कि अगर आपने अपने लड़कों से काम लेना है तो आपको उससे बेहतर सैलरीज देनी पड़ेंगी, प्लेयर्स को बेहतर फैसिलिटेट करना पड़ेगा, तो आपकी क्रिकेट कहीं बेहतर होगी। अगर हम ना कर सके इस चीज़ को और तो हमारी क्रिकेट है ना दिन ब दिन नीचे की तरफ चली जाएगी। वो इसलिए कि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जी 48 से 50,000 रुपये में या 50 से 60,000 रुपये में किसी क्रिकेटर का गुजारा नहीं हो सकता। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने कहा कि इंडिया की इंटेंशंस नहीं लग रही थी वो मैच जीतने की, जो इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था, और उस मैच की वजह से पाकिस्तान का सफ़र जो है वो आगे रुक गया। आप बतौर साबिक कप्तान, बतौर उस टाइम के चीफ सिलेक्टर, आपको वो मैच कैसा लगता था जो इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था? देखिए, मैं
हार जीत तो देखो कोई भी टीम किसी भी टाइम हार सकती है, और वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि, लेकिन ये कि जी ये सारों ने फील किया, ये नहीं कि मेरे अकेले का फील करने का नहीं था, ये सारों ने फील किया कि जिस तरह के वो प्लेयर्स थे ना उस दिन, उस तरह की क्रिकेट हुई नहीं, क्योंकि जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट इंडियंस खेलते हैं ना शुरू में, वो नहीं हुई। तो लेकिन अब ये क्रिकेट में बुरा दिन भी आ जाता है, कोई भी चीज़ आ जाती है, अब इसको हम कह नहीं सकते, लेकिन ये कि जी हमारी बड़ी तवक्को ये थी कि जी इंडिया क्योंकि उस टाइम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था, तो हमारा ये था कि जी इंडिया को इंग्लैंड को हरा देना चाहिए, तो हम सेमीफाइनल में आ जाते नीचे से, तो हमारी टीम कुछ भी कर सकती थी। इस साल एशिया कप नहीं हो सकता जी कोविड की वजह से, इस साल वर्ल्ड कप नहीं हो सकता कोविड की वजह से, फिर इस साल आईपीएल कैसे होगी? इंडिया में लाखों की तादाद में केसेस हैं, तो ये किस तरीके से क्रिकेट की तमाम जो नेशंस हैं इनके स्टैंडर्ड भी क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? आईसीसी को ये चाहिए कि जी उस टाइम में, फिर जब तक ये वर्ल्ड कप नहीं होता, जो इसका टाइम पीरियड है, और भी कोई इवेंट ना हो। इवेंट से मुराद के सीरीज हो रही है ना, क्योंकि जी एक टीम पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान टीम मैनेज कर रहा है इस चीज़ को, क्योंकि जी फिर ये आईपीएल का जो उनसा टूर्नामेंट है या दूसरे लीग के किसी और कोई लीग है, वो नहीं शुरू होनी चाहिए। और ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए आईसीसी की तरफ से कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे हम है ना लीग्स को फोकियत दे दें, ये बहुत बुरा मैसेज होगा। फिर अभी वही वाली बात होगी कि जी लोग इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ेंगे, लीग की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा इंदी भाई, सौरव गंगोली दादा के नाम से मशहूर भी हैं, वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने, तो अब एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग थी, पाकिस्तान उसका होस्ट होना था, लेकिन एक दिन पहले ही सौरव गंगोली ने बता दिया कि जो है वो एशिया कप नहीं होगा। तो क्या बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होने लग गया है कि मीटिंग तो एक दिन पहले ही कह दिया और फिर वही हुआ, जबकि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स थे वो ये कह रहे थे कि नहीं जी अभी तो मीटिंग होनी है और होस्ट हम हैं, ऑर्गेनाइजर एसीसी है, फैसला हम दोनों को करना है, बीसीसीआई कैसे कह सकता है? फिर वही हुआ जो बीसीसीआई ने कहा। एशियन क्रिकेट काउंसिल को और आईसीसी को, दोनों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट को ना फोकस होना चाहिए, क्योंकि जी सारी चीज़ों पे पहले नंबर पे होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी बोर्ड हैं, अगर ये एसीसी ने ये किया है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान बोर्ड नहीं है, और भी बोर्ड हैं, इतने 4-5 बोर्ड और भी आते हैं, सारों को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि अगर इस तरह की बात है कि जी कोई अकेला आदमी डिसीजन ले ले तो ये सही नहीं है, तो इस पे ज़रूर ये वाली बात होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्या किसी क्रिकेटर को ही होना चाहिए, या इसी तरीके से जो क्रिकेट जिसने नहीं खेली हुई वही हमारे यहाँ चेयरमैन मुनासिब हैं? क्योंकि अब देखें ना, इंडिया में अगर सौरव गंगोली हैं तो वो बेहतर तरीके से अपना मुकदमा जो है वो आगे लड़ भी सकते हैं, लोगों को कन्विंस भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई जो है वो आप होते या कोई और हमारा क्रिकेटर चेयरमैन होता तो वो जाके क्रिकेट नेशंस को कन्विंस भी कर सकता आसानी से पाकिस्तान में लाने के लिए, और बाकी एक अपनी भी रिलेशनशिप होती है जिसका फ़ायदा होता है। तो क्या समझते हैं, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए? देखिए ये असल में वैसे तो एहसान मानी साहब का भी बड़ा एक्सपीरियंस है क्रिकेट के मामले में, इन सारी चीज़ों में, कि आईसीसी के भी चेयरमैन रहे हैं सारी चीज़ों के, सो उनका भी एक्सपीरियंस है। असल में ये थोड़ी सी मैनेजमेंट की जॉब है। मैंने एक सजेशन पहले भी दी थी, मैंने नहीं दी थी, हम 4-5 लोगों ने दी थी कि जितने भी क्रिकेटिंग मैटर्स हैं ना वो क्रिकेटर के हाथ में होने चाहिए, क्योंकि जी उसके सारे डिसीजन क्रिकेटर्स को लेने चाहिए। और जितने भी मैनेजमेंट है, क्योंकि जी बोर्ड ने किस तरह चलना है, जी फाइनेंस किस तरह आना है, दूसरी चीज़ें किस तरह होनी है, तो वो प्रॉपर उसके प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। क्रिकेटर्स की कमेटी होनी चाहिए जो सारी कि जी फर्स्ट क्लास को किस तरह होना चाहिए, कोचेस किस तरह लगने चाहिए, जितने भी क्रिकेटिंग मैटर्स हैं, क्योंकि जी इंटरनेशनल टूर किस तरह होने चाहिए, ये सारा जो ये चीज़ है ना, ये क्रिकेटर्स के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये इस चीज़ को क्रिकेटर्स बेहतर समझते हैं। बाकी दूसरी एक मार्केटिंग साइड है, मैनेजमेंट साइड है, दूसरी साइड है, ये इसमें क्रिकेटर एक्सपर्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया इंतजामुल हक, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़े तल्ख सवालात भी हमने किए और कुछ इनसाइडर्स जो थे क्रिकेट के वो भी हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम्स में क्रिकेट में दीगर खेलों पर बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।